नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद है और आज हम लोग एक अच्छे चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसे नई सुबह हमारी ज़िंदगी में नई सौगात लेकर के आती है, उसी प्रकार से बच्चों एक चैप्टर है जिसका नाम है समुच्चय सिद्धांत सेट थ्योरी। यह चैप्टर हमें 12वीं क्लास में कुछ चैप्टरों के लिए बहुत ही सहूलियत देगा। जिस प्रकार से बच्चों एक दीवार होती है, ईंट की दीवार को सीमेंट बांध करके रखती है, उसके मसाले बांध के रखते हैं, कम मात्रा में होते हैं लेकिन उसको जोड़ करके रखते हैं। उसी प्रकार से सेट थ्योरी यानी समुच्चय सिद्धांत चैप्टर है जो आने वाले 12वीं क्लास में रिलेशन हो गया। जैसे कि आप लोग जानिए कौन कौन से चैप्टर के लिए यह चैप्टर बहुत ही कारगर साबित होता है, जिसमें बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन इस चैप्टर से उस चैप्टर को हम लोग रिलेट कर पाते हैं, उसमें अच्छे से फील कर पाते हैं, इसलिए यह चैप्टर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि देखिए, अगर आप 12वीं क्लास में रिलेशन पढ़ रहे हैं, रिलेशन यानी संबंध वाला चैप्टर बच्चों पढ़ रहे हैं, तो संबंध में इसका बहुत बड़ा रोल है। दूसरा संबंध हो गया, ठीक है, फंक्शन हो गया। फंक्शन के चैप्टर में जब आप फंक्शन पढ़ेंगे बच्चों, फंक्शन में इसका बहुत बड़ा योगदान है सेट थ्योरी का। आगे आने वाले जैसे हो गया बच्चों कैलकुलस हो गया, कैलकुलस में इसका बहुत बड़ा रोल है। और सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, है ना, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, इसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए यह छोटे चैप्टर को हम लोग छोटा ना ले करके इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आगे हम बढ़ते हैं। तो इसमें समुच्चय कहते किसे हैं, इसकी डेफिनीशन देखते हैं। समुच्चय कहते किसे हैं, इसकी डेफिनीशन देखेंगे बच्चों, परिचय करेंगे पहले। डियर स्टूडेंट, समुच्चय जो है ना, कलेक्शन, आसेट इज द कलेक्शन, आसेट इज द कलेक्शन ऑफ, है ना, कलेक्शन ना कह करके हमने कलेक्शन, आसेट इज द, प्यारे बच्चों एक हम ब्लैक पेन से लिख रहे हैं, आसेट इज द वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड, इस वर्ड को पकड़िएगा, आसेट इज द वेल डिफाइंड, ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। जी, हम इसको देखते हैं एक एक वर्ड को। आसेट इज द वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। प्यारे बच्चों, एक समुच्चय जो है ना, एक सेट जो है वह वेल डिफाइंड यानी अच्छे से परिभाषित किया हुआ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का एक समूह है, एक ग्रुप है, एक झुंड है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। इन दोनों वर्ड को हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल डिफाइंड यानी जिसको अच्छे से डिफाइन किया गया हो, समझाया गया हो, सुपरिभाषित किया हो, ताकि हम अपनी कही हुई बात को, अपने समूह को हम दूसरे तक आसानी से पहुंचा सकें, दूसरे की फीलिंग में डाल सकें कि यह एक समूह सच में है। वह समूह जो रहेगा अलग अलग वस्तुओं को रहेगा, डिस्टिंक्ट वस्तुओं को रहेगा, वह क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। अगर हम इसको बिल्कुल पतंजलि शुद्ध देसी लैंग्वेज में अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि सुपरिभाषित समूह को हम लोग समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित होना चाहिए, सुपरिभाषित समूह को हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं बच्चों। जैसे कि अब समुच्चय में अगर हम एग्जाम्पल वाइज हम देखें, इसमें समुच्चय में बहुत सारे हम एग्जाम्पल इसके ले सकते हैं बच्चों। जैसे आप देखिए, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षर हो गए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, है ना, ये अक्षर हो जाते हैं। देखिए, यह एक समूह है अक्षरों का, इसलिए यह क्या कहलाएगा, समुच्चय। हम इसको डिनोट करते हैं किसी एक अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर से। प्यारे बच्चों, हम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से भी डिनोट कर सकते हैं या और भी किसी भी लैंग्वेज के लेटर से इसको हम समुच्चय को बता सकते हैं, और समुच्चय के एलिमेंट को हम लोग यूज करते हैं इस प्रकार से। अच्छा, समुच्चय भाई झुंड है, ग्रुप है, समूह है, तो समूह में बहुत सारे लोग हो सकते हैं। अंग्रेजी का अक्षर हो सकता है, वेरिएबल्स हो सकते हैं, बहुत सारी गिनतियाँ हो सकती हैं, प्राकृतिक हो सकते हैं, है ना,
प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं, परिमेय संख्या हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं यानी पूर्णांक हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों का समूह हो सकता है, नदियों का समूह हो सकता है, पर्वतों का समूह हो सकता है, महासागरों का समूह हो सकता है, यानी जितनी भी चीज़ें आती हैं जिनको हम सुपरिभाषित कर सकते हैं उन सभी लोगों का समूह एक समुच्चय कहलाता है बच्चों। जैसे कि आप मान लीजिए x हो गया, कामा y हो गया, कामा z हो गया, ठीक है, ये अक्षर आ रहे हैं, नदियाँ हो गया, ठीक है, नदी होगी, है ना, नदी में बहुत सारी नदियाँ आ रही हैं, उन नदियों का समूह जो हो रहा है। अच्छा, हम इसको ना लेकर के अब एक समूह आपको बताते हैं, जैसे फल, है ना, फलों में बहुत सारे फल हो गए, आम, अमरूद, ये फलों का कलेक्शन हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, मान लीजिए समुच्चय बी हो गया, ये समुच्चय सी हो गया, एक समुच्चय डी आपके सामने हम बता रहे हैं। नाम भी हो सकता है, राम हो गया, ठीक है, सीता हो गया, ये भी एक क्या है, समुच्चय का उदाहरण है, ठीक है। तो हम लोग समुच्चय को अब तक जान चुके हैं। समुच्चय क्या होता है बच्चों? समुच्चय वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का, अलग अलग एलिमेंट का, वस्तुओं का, यानी एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए, एक ऐसा समूह होना चाहिए जो अच्छे से परिभाषित है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं बच्चों, समुच्चय में आगे समुच्चय में कुछ कंडीशंस दी गई हैं बच्चों। पहली कंडीशंस अगर हम देखें, समुच्चय की कुछ कंडीशंस दी गई हैं। पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि अलग अलग होनी चाहिए, यानी रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए, ठीक है, रिपीट नहीं करना चाहिए। समुच्चय में रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए एक सेट है, सेट ए है बच्चों, ए में क्या सीन है कि जैसे देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 4, तो ये अलाउड नहीं है समुच्चय में। आप देख पा रहे हैं डियर, यहाँ पर क्या सीन हो रहा है कि यहाँ पर एक वर्ड, एक अक्षर जो है 4, ये 4 है ना, 2 बार यूज हो गया है ना, तो रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन अलाउड नहीं हो सकती है। अगर हम इसी को करेक्ट करके हम लिखते हैं बच्चों, जैसे कि अगर ये समुच्चय ए है तो यहाँ पर हम देखेंगे 1, 2, 3, 4, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं ये वाला भाई गलत माना जाएगा, ये वाला क्या माना जाएगा? सही। इसलिए समुच्चय की पहली जो कंडीशन थी बच्चों, यह क्या होना चाहिए? रिपीट नहीं होने चाहिए, इसके अवयव यानी इसके एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए। आगे हम देखते हैं बच्चों, अच्छा जो इसमें होते हैं ये एलिमेंट होते हैं, इसके अवयव बोलते हैं, इसी को हम लोग ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं, मेंबर कहते हैं, अवयव कहते हैं, ये जो लिखे गए हैं इसके अंदर। और समुच्चय को हम बड़े अक्षर से, अंग्रेजी के बड़े अक्षर से या किसी भी भाषा के बड़े अक्षर से हम इसको डिनोट करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल अंग्रेजी या हिंदी के भी अक्षर से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों, समुच्चय में एक और शर्त है जो दूसरी शर्त है। इस दूसरी शर्त में क्या है बच्चों, इसको देखते हैं। दूसरी शर्त में ये है कि इसमें अरेंजमेंट कोई मैटर नहीं करता है। जैसे कि मान लीजिए 1, 2, 3, 4 है, 4 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 2, 1, या रैंडम लिख कर सकते हैं। इसी समुच्चय को हम रैंडमली भी लिख सकते हैं, जैसे कि 4 को पहले लिख दिया, फिर 2 को लिख दिया, फिर 1 को लिख दिया, फिर 3 को लिख दिया। आप ये मत सोचिएगा कि ये वाला जो ऊपर है ये अलग समुच्चय है और ये नीचे ये अलग समुच्चय है। ये दोनों समुच्चय बिल्कुल एकदम सेम है, ये दोनों एकदम बिल्कुल इक्वल एक ही समुच्चय हैं, समान समुच्चय हैं, एकदम एक समान हैं। तो इससे हमको ये पता चलता है बच्चों कि समुच्चय में अवयव को अगर हम अरेंज नहीं कर रहे हैं, आगे पीछे हैं, तो समुच्चय में कोई बदलाव नहीं होगा, समुच्चय बिल्कुल सेम रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग ये समझ चुके हैं समुच्चय क्या होता है, समुच्चय की परिभाषा क्या है, और समुच्चय के कुछ एग्जाम्पल आप लोग जान गए। समुच्चय की 2 कंडीशन थी कि रिपीट नहीं होने चाहिए थी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ऐसा है कि इसमें अरेंज मैटर नहीं करता है, हम अवयव को इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं बच्चों, ठीक है। समुच्चय के कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। एग्जाम्पल देखने से पहले हम इसके एक इम्पॉर्टेंट सिंबल देखेंगे।
यानी महत्वपूर्ण सिंबल कौन कौन से होते हैं जो समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत ही आवश्यक है, इसको जान लेते हैं बच्चों। जैसे कि एक सिंबल है इस प्रकार से, ये अपसाइलेन होता है बच्चों, लेकिन इसका हम यूज क्यों करते हैं समुच्चय में? अगर कोई भी अंक है, कोई भी अवयव है, कोई भी समूह है, कोई भी व्यक्ति है, उस समूह के एक एक ऑब्जेक्ट किसी से संबंधित है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। क्या कहते हैं? बिलोंग्स टू। यह है बिलोंग्स टू। ठीक है बच्चों। अगर हम इसको इस प्रकार से काट कर दें तो ये हो गया नॉट बिलोंग्स टू। इसको हम कहते हैं नॉट बिलोंग्स टू। हम ये नॉट बिलोंग्स टू कहेंगे। ठीक है, हम इसका यूज करेंगे समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए। अच्छा, पहला सिंबल हो गया बच्चों, दूसरा हो गया नॉट बिलोंग्स टू का, तीसरा सिंबल आपके सामने है बच्चों। ये है एक सिंबल है उल्टा ये करके इस प्रकार लिखते हैं, इसका मीन्स होता है देयर एग्जिस्ट, है ना? क्या होता है? देयर एग्जिस्ट होता है। ठीक है, हाँ। और अगला सिंबल है जो फोर्थ नंबर पर है बच्चों, ये वाला सिंबल है। ए को उल्टा लिखते हैं, इसका मतलब फॉर ऑल, फॉर ऑल यानी कि सभी के लिए। अगला पांचवा जो सिंबल है डियर स्टूडेंट, यह है कॉलन, दो डॉट बिंदु की तरह इसमें इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब होता है सच डैट। क्या होता है बच्चों? सच डैट। सच डैट से हम आशा लगाते हैं कि ऐसा है कि। अच्छा, हम इसी को इस प्रकार से भी हम इसी को एक सीधी लाइन खींच दें। अगर हम इसी को एक सीधी लाइन खींच दें इससे, तो ऐसे भी हम डिनोट कर सकते हैं, चाहे आप इस तरीके से कॉलम लगाएं चाहे इस तरीके से। और लास्ट का एक और इम्पोर्टेंट सिंबल जो हम बताने जा रहे हैं बच्चों, ये है कामा। कामा से आशा है कि एंड। जब हम किसी भी सेंटेंस को मैथ में कंप्लीट करते हैं और अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं तो उन दोनों के बीच में जोड़ने का काम करता है एंड। इतने सिंबल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, देयर एग्जिस्ट, फॉर ऑल, यहाँ पर बच्चों सच डैट और एंड। अब तक हम लोग समझ चुके हैं समुच्चय क्या होता है। समुच्चय के कुछ एग्जाम्पल देखें हम लोग बच्चों, नॉर्मल से एग्जाम्पल देखें और इसमें इम्पोर्टेंट सिंबल देख चुके हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ, है ना? समुच्चय को प्रदर्शित करने के तरीके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। प्यारे बच्चों, समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए 3 विधियां हैं। हम 3 विधियों से समुच्चय को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में एक फर्स्ट विधि, सेकेंड है बच्चों इसमें, और थर्ड है। 3 मेथड से हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। प्यारे बच्चों, पहला देखिए इसमें, पहला यह है कि इसमें रोस्टर विधि। रोस्टर विधि, इसी का नाम है सूची विधि। सूची विधि ठीक है, सॉरी, सूची विधि या इसी को तालिका विधि भी कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं इसको रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। बच्चों ना, टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म इसको बोलते हैं। आगे जो सेकेंड मेथड है बच्चों, गुण विधि। गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि बच्चों। ठीक है, हम इसकी इंग्लिश में इसको जानते हैं सेट बिल्डर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। यह है सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण विधि, या इसी को बोलते हैं प्रॉपर्टी विधि, है ना? प्रॉपर्टी मेथड बोलते हैं।
प्यारे बच्चों जो थर्ड है हमारा दृश्य, दृश्य से हम दिखाते हैं, दृश्य वाली विधि है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है इसका। तो हमारे सामने समुच्चय को दिखाने का, प्रदर्शित करने का हमारे पास 3 मेथड्स हैं। हम 3 तरीके से किसी भी समुच्चय को प्रदर्शित कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। फर्स्ट है रोस्टर, सूची या तालिका। 3 नाम से जानते हैं, रोस्टर विधि, सूची विधि, तालिका विधि। प्यारे बच्चों अंग्रेजी में इसको रोस्टर ही बोलते हैं, यानी लिस्ट मेथड होता है इसी को टेबुलर मेथड बोलते हैं, है ना, तालिका की तरह। अब आगे इन 3 मेथड से हम जान गए। पहला है इसका 3 नाम है। दूसरा नाम इस जो है गुण विधि से हम लिख सकते हैं समुच्चय को, या इसी नाम को बोलते हैं, इसका एक और नाम है समुच्चय निर्माण विधि। और लास्ट मेथड जो हमारा है दृश्य। इन 3 मेथड से हम किसी भी समुच्चय को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हम देखते हैं, है ना, समुच्चय को 3 मेथड से रिप्रेजेंट जो बच्चों कर रहे हैं हम। अब हम इसमें इनके एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं और पहली विधि से हम दिखाते हैं। मान लीजिए रोस्टर विधि से हमको दिखाना है, रोस्टर विधि, है ना बच्चों। अगर हम रोस्टर विधि से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, यानी रोस्टर विधि का एक नाम है, जानते हैं हम लोग, अंग्रेजी में रोस्टर ही बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको रोस्टर ही बोलते हैं प्यारे बच्चों। आगे हम देख पा रहे हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक है, टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं इसको, ठीक। अब हम समझते हैं इस विधि में बच्चों हम समुच्चय को लिखते हैं अंग्रेजी अक्षर से, है ना, जो बड़ा अक्षर होता है, और सभी अवयव को हम लोग मझले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, है ना, मझले ब्रैकेट के अंदर इसके सभी एलिमेंट को लिखते हैं। इस विधि में एक खासियत ये है कि इसमें जितने भी लोग रहेंगे, जितने भी झुंड रहेंगे, जितने भी समूह रहेंगे, इस समूह के जितने भी अवयव रहेंगे, सभी को लिखना कंपलसरी होता है। हम दिखाते हैं या डॉट डॉट करके उसको बताते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। प्यारे बच्चों इसमें प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 से लेकर के 6 तक, 1 2 3 4 5 6। हमने कामा लगा करके लिखा है इसको। तो बच्चों हम क्या करते हैं, एक अवयव और 2 अवयव के मध्य में हम लोग क्या लगाते हैं, कामा लगाते हैं, है ना, दोनों को यहाँ पर जोड़ने का काम करता है। 1 2 3 4 कामा लगा के अलग सेपरेट करके दिखाते हैं, और सभी अवयव को हम लोग लिखते हैं महिले ब्रैकेट के अंदर, ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। और समुच्चय को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से नॉर्मली हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हो गई रोस्टर विधि या तालिका विधि। प्यारे बच्चों इसी समुच्चय को हम दूसरे मेथड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, समुच्चय निर्माण विधि। क्या नाम है, समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं इसको, या इसको एक नाम और जानते हैं गुण विधि, गुण विधि। चलिए, तो दूसरा मेथड जो हमारा रिप्रेजेंट करने का है सेट को, है ना, समुच्चय निर्माण विधि, गुण विधि, अंग्रेजी में इसे सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं बच्चों। इसको प्रॉपर्टी फॉर्म से वही नाम से जानते हैं अंग्रेजी में। अच्छा, हम इसी एग्जाम्पल को हम कन्वर्ट करते हैं, डिकोड करते हैं दूसरे मेथड में, दूसरे मेथड में लिखते हैं इसी समुच्चय को, ए को। देखिए अब बच्चों जो हम लोग इम्पॉर्टेंट सिंबल में देखे थे उस सिंबल को हम लोग यहाँ यूज करते हैं। जो ये नॉर्मली रोस्टर फॉर्म में, तालिका फॉर्म में, सूची फॉर्म में जो ये लिखा गया है, 3 नाम से जानते हैं इसको, रोस्टर विधि, तालिका विधि और सूची विधि। ये तीनों नाम को हम लोग अब बदलने जा रहे हैं बच्चों समुच्चय निर्माण विधि यानी गुण विधि में बदलने जा रहे हैं। हम देखते हैं यक्ष सच डैट यक्ष, है ना, यक्ष सच डैट यक्ष, यक्ष इस प्रकार है कि, प्यारे बच्चों यक्ष इस प्रकार है कि, यक्ष भाई कहाँ से लेकर के है, यक्ष की अब बाउंड्री हम दिखा रहे हैं 1 से लेकर, है ना, यक्ष कहाँ से लेकर के है, 1 से लेकर के यानी 1 के बराबर या 1 से बड़ा, और कहाँ तक है 6 तक है,
ठीक है, ये बता दिया गया। एक की बाउंड्री एक से स्टार्ट है, 6 के बीच में लिया गया है। और फिर वापस से कामा करते हैं। और x क्या है, x है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और हमारा सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो जाता है। हमने जो ऊपर लिखा हुआ समुच्चय ए है, ए में एलिमेंट है यानी मेंबर हैं, इसके सदस्य कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6, यह प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जो ए ऊपर लिखा गया है या रोस्टर विधि से लिखा गया है। इसी समुच्चय को बच्चों हम लोग लिखने जा रहे हैं समुच्चय निर्माण विधि से। x सच डेट x यानी x इस प्रकार है कि 1 से लेकर के कहाँ तक है, 6 के मध्य में है, और x क्या है, नेचुरल नंबर है। हमने इस तरीके से इसको डिकोड कर दिया बच्चों। अब हम आते हैं थर्ड मेथड जो है समुच्चय को रिप्रेजेंट करने का है बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं दृश्य मेथड है, यानी विजुअल रिप्रेजेंटेशन है ना, दृश्य विधि है। इस विधि से हम समुच्चय को दिखाते हैं, यानी वेन डायग्राम बना करके दिखाते हैं ना। हम एक वलय, एक बंद आकृति यानी एक परिपथ की जैसे बनाते हैं, उसी तरीके से हम इसके अंदर दिखाएंगे इसी समुच्चय को। आप देखिए, जैसे एक समुच्चय ए है, ये समुच्चय ए है, और मैंने एक बंद आकृति बना दिया यहाँ पे, है ना। इस बंद आकृति के अंदर सभी एलिमेंट को मैंने ले लिया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, है ना, कामा लगा दिया यहाँ पे, 4 हो गया, 5 हो गया, और कितने हो गए, 6 हो गए। देखिए सारे एलिमेंट इस बंद आकृति के अंदर, इस वलय के अंदर, इस रिंग के अंदर मैंने लिख दिया। तो एक ही समुच्चय को हमने 3 विधियों से लिख दिया। एक ही समुच्चय है, समुच्चय ये है 1 2 3 4 5, उसमें जितने भी अवयव हैं उन्हीं अवयव को हमने डिकोड करके एक सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। बच्चों टेबुलर फॉर्म यानी रोस्टर फॉर्म ये गिनतियों की तरह है, एक एक मेंबर को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, इसलिए इसका नाम ये पड़ा है। लेकिन समुच्चय निर्माण विधि और गुण विधि, इसके अंदर विशेष एक गुण छिपा होता है। हम विशेष एक गुण यानी तर्क लगा करके लिखते हैं ना, ये समुच्चय का निर्माण करते हैं इस प्रकार से कि हम एक तर्क के माध्यम से देते हैं, सिंबलाइज करते हैं, सिंबल के माध्यम से देते हैं, डिकोड करते हैं उसको। हम क्या कर रहे हैं, देखिए x सच डेट x इस प्रकार है कि 1 से लेकर के कहाँ तक है, 6 तक है, यानी 1 से लेकर के कहाँ तक है, 6 तक है बच्चों। लेकिन x है क्या, ये जानना पड़ेगा। x नेचुरल नंबर है, x क्या है, नेचुरल नंबर। इसको दृश्य मेथड से हम लोग यहाँ पे दर्शा दिए हैं बच्चों। तो हमारे पास समुच्चय को प्रदर्शित करने के रिप्रेजेंटेशन के हमारे पास 3 विधियाँ हैं, हमने तीनों विधि को देख लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ समुच्चय। बच्चों समुच्चय 2 प्रकार के हैं, मैं पहले ही बता दिया हूँ। समुच्चय जो अध्याय है या चैप्टर है 11th का है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने बता दिया बच्चों कि समुच्चय रिलेशन में आए, फंक्शन हो गया, कैलकुलस हो गया, इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। समुच्चय जो है बिल्कुल एकदम कंबाइन करके रखता है सभी चैप्टरों को, बहुत कम जगह में आता है, बहुत छोटा सा है चैप्टर, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर ये चैप्टर हम नहीं पढ़ रहे हैं तो हमारी फीलिंग और चैप्टरों में बहुत अच्छी पकड़ नहीं बन पाएगी, इसलिए ये चैप्टर पढ़ना हमको बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेट यानी समुच्चय के प्रकार। समुच्चय बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, पहला है फाइनाइट, दूसरा है इनफाइनाइट। प्यारे बच्चों फाइनाइट को समझते हैं। फर्स्ट जो है फाइनाइट सेट है ना, फाइनाइट ठीक है सेट। फाइनाइट हिंदी में इसको बोलते हैं परिमित, आप देख पा रहे हैं परिमित। इससे क्या मतलब है बच्चों, परिमित समुच्चय क्या होते हैं। परिमित समुच्चय जो है बच्चों, परिमित का मतलब होता है गिना जा सकता है, यानी है ना वह समुच्चय वह सेट जिसके है ना सदस्य यानी अवयव को, जिसके अवयव को गिन सकते हैं ना बच्चों, काउंट कर सकते हैं, वह क्या होते हैं, वह होते हैं बच्चों परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट होते हैं। ठीक है, क्लियर है। एज एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, समुच्चय ये है, समुच्चय में विषम संख्याएं, प्रथम 5 विषम संख्याएं, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। ये प्रथम 5
विषम संख्याओं का एक समुच्चय है जिसके हम अवयवों को गिन पा रहे हैं, अतः यह फाइनाइट सेट हो गया। प्यारे बच्चों, फाइनाइट सेट में एक और प्रॉपर्टी दूसरी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी इसमें जानते हैं, इसके अवयवों को हम लोग गिन सकते हैं, है ना। तो गिन सकते हैं तो उसको इसकी गिनती को किस प्रकार से डिपेंड करते हैं, उसको कहते क्या है, समुच्चय को, है ना, जिसके अवयव हम लोग गिन पा रहे हैं इसको बोलते हैं कार्डिनल संख्या, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, सेट ए, इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए। इस सेट में कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 5। तो कार्डिनल संख्या इसको कहते हैं बच्चों, कार्डिनल नंबर बोलते हैं ना, कार्डिनल संख्या बोलते हैं, अंग्रेजी में कार्डिनल नंबर बोलते हैं, कार्डिनल संख्या। तो समुच्चय ए की कार्डिनल संख्या कितनी होती है बच्चों, 5। काउंट कर लिए हम लोग अवयव को, गिन लिए, 5 है, काउंट कर सकते हैं। अच्छा, कार्डिनल संख्या को हम इस प्रकार से, है ना, दिखाते हैं, ऑर्डर ऑफ ए भी कह सकते हैं, या इसको मॉड ऑफ ए की तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं। सबका मतलब एक ही होता है ना, एक ही होता है, ठीक। तो हम लोग ये समझ लिए हैं बच्चों कि क्या हम जान पाए हैं कि परिमित समुच्चय क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट सेट वह सेट होता है जिसके हम अवयव को काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं एक एक एलिमेंट को, उसको हम लोग परिमित समुच्चय कहते हैं। परिमित समुच्चय में सबसे बड़ी चीज़ एक मिल गया है हमको, कार्डिनल संख्या। कार्डिनल संख्या केवल इसी के लिए परिभाषित है, परिमित समुच्चय के लिए है। अपरिमित समुच्चय वह समुच्चय होते हैं जो अपरिमित है, वो कौन समुच्चय होता है, जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसके लिए अपरिमित समुच्चय के लिए कार्डिनल संख्या नहीं होती है, परिभाषित नहीं होती है, लेकिन परिमित समुच्चय में हम कार्डिनल संख्या से डिनोट करते हैं। अपरिमित समुच्चय को थोड़ा सा जानते हैं बच्चों। दूसरा है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट, है बच्चों, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, ठीक है। आप देखिए, दूसरा है इनफाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय होता क्या है, अपरिमित समुच्चय, है ना, वह समुच्चय जिसके अवयव को हम नहीं गिन सकते हैं, वह समुच्चय जिसके अवयव को नहीं गिना जा सकता है, वह समुच्चय जिसके अवयव को नहीं गिना जा सकता है। प्यारे बच्चों, अनकाउंटेबल होते हैं इसके मेंबर, है ना। अपरिमित समुच्चय के मेंबर अनकाउंटेबल होते हैं, इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। इसलिए इस समुच्चय में बच्चों कार्डिनल नंबर, यानी कोई समुच्चय अगर है उसमें कार्डिनल नंबर अलाउ नहीं होता है, कार्डिनल नंबर इसके लिए परिभाषित नहीं कर सकते हैं। अच्छा, हम कुछ आगे हम बढ़ते हैं, अब देखते हैं कुछ समुच्चय जो देखते हैं। फाइनाइट सेट तो हम पढ़ लिए बच्चों, अब हम आगे आते हैं, इनफाइनाइट सेट भी पढ़ लिए, इसके स्टैंडर्ड, है ना। कार्डिनल समुच्चय में अवयवों की कार्डिनल संख्या, कार्डिनल संख्या को ही ऑर्डर ऑफ सेट कहते थे, ये हम जान गए। कार्डिनल संख्या को बच्चों जानते हैं ना, कोई एलिमेंट था, है ना, कार्डिनल संख्या को किस प्रकार से नोट करते हैं, कोई अवयव सेट ए है तो उसको नंबर ऑफ एलिमेंट ए कहते हैं, या इसको ऑर्डर ऑफ ए कहते हैं, या इसको मॉड ऑफ ए में लिख सकते हैं। ये सब बात एक ही हो गई। छोटा सा एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं जल्दी से। समुच्चय 1 2, इसमें 2 अवयव हैं तो इसका कार्डिनल नंबर कितना रहा है, इसका 2 हो जाएगा, है ना। इसी को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ए भी बोलते हैं, ये भी 2 हो जाएगा, या मॉड ऑफ एक तरह लिखते हैं, इसमें 2 अवयव हैं, काउंट कर सकते हैं, 2 अवयव है, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट है बच्चों। स्टैंडर्ड यानी अभिष्ट, जो मानक बनाए गए हैं, कुछ ऐसे समुच्चय हैं जो इनफाइनाइट हैं, जो मानक की तरह हैं, जिनको हम लोग बार बार यूज करेंगे, वो जानते हैं। जैसे कि देखिए, फर्स्ट आपके सामने है यन हम लोग मैथ में यूज करते हैं प्राकृतिक संख्याओं के लिए, नेचुरल नंबर के लिए। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं आप लोग जानते हैं,
यह 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 और कहाँ तक हम ले जाते हैं, अनंत तक ले जाते हैं, यानी ये अनकाउंटेबल है। गिनतियाँ 1 से स्टार्ट हो रही हैं, 1 2 से जा रही हैं अनंत तक, अनकाउंटेबल है या नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृतिक संख्याओं के लिए है ना, प्राकृतिक संख्याएं के लिए है। तो पहला जो अभिष्ट अपरिमित समुच्चय है आपके सामने, ये है प्राकृतिक, है ना, संख्याओं का एक समुच्चय, समूह यानी झुंड, जो आपके सामने लिखा हुआ बच्चों। अच्छा, हम आगे दूसरा देखते हैं। दूसरा है बच्चों W से डिनोट करते हैं। W से इसका एक अर्थ होता है, एक अंग्रेजी में वर्ड आएगा होल नंबर। होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय जो होता है बच्चों, वह स्टार्ट होता है 0, 1 2 3, इसी प्रकार से हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो अनंत तक जाएगा। यह है होल नंबर यानी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याएं, है ना बच्चों, ये हैं पूर्ण संख्याएं। आप देख पा रहे हैं ये दो हो गए हमारे पास अपरिमित समुच्चय, जो मानक है, जो स्टैंडर्ड है, जो हमको आगे चैप्टर में बड़ा यूज करेंगे हम लोग आगे। तीसरा है बच्चों, आप देख पा रहे हैं, तीसरा है आर। आर का मतलब होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, है ना, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, आर। रियल नंबर, है ना बच्चों, यह है रियल नंबर। रियल नंबर आप जानते हैं, रियल नंबर में, ठीक है, रियल नंबर में प्राकृतिक संख्याएं सभी आती हैं, सभी पूर्णांक आते हैं, इंटीजर आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर आते हैं, ये सारे रियल नंबर में आते हैं। परिमेय संख्याएं, रियल नंबर 5 पार्ट में हैं बच्चों, जिसको हम लोग जानते हैं, यानी रियल नंबर एक बहुत बड़ा सेट है जो अपने पास कंटेन रखता है 5 ग्रुप को। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक हो गए बच्चों, है ना, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक यानी इंटीजर हो गए जब, और लास्ट में परिमेय संख्याएं। और आगे हम इस पे चलते हैं प्यारे बच्चों। अच्छा, आर पर हम प्लस भी लगा सकते हैं या हम लिख सकते हैं आर माइनस। आप समझ जाएंगे धन वास्तविक संख्याएं और ऋण वास्तविक संख्याओं का ये समुच्चय है ना। धन वास्तविक संख्याएं, धन वास्तविक संख्याएं या ऋण वास्तविक संख्याएं, ऋण वास्तविक संख्याएं, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसी प्रकार से। चौथा है बच्चों जेड, आई से या जेड से डिनोट करते हैं, यह है इंटीजर यानी पूर्णांक है बच्चों, पूर्णांक, पूर्णांक का समुच्चय है ना, आई या जेड से डिनोट करते हैं। इसमें भी बच्चों फर्दर आगे 2 पार्ट में डिवाइड करके हम लोग जानते हैं। आई प्लस से या जेड प्लस से हम यूज करते हैं तो यानी धन पूर्णांक होते हैं बच्चों, ये धन पूर्णांक का अभिष्ट समुच्चय, ठीक है। इसी को अगर हम माइनस लगा दें यहाँ पे तो क्या होता है, ये ऋण पूर्णांक होते हैं, ऋण पूर्णांक, ठीक है। तो अब तक हमने अभिष्ट समुच्चय देख पाए हैं आप लोगों के सामने। पहला है प्राकृतिक संख्याओं की समुच्चय, दूसरा है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याएं सभी होती हैं, और धन पूर्णांक, धन वास्तविक संख्याएं, ऋण वास्तविक संख्याएं होती हैं। पूर्णांक में आता है धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। हमारे पास अभी फ़िलहाल में यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे बच्चों ये नंबरिंग गलत होगी, यहाँ 3 है तो ये 4 होगा, 4 यहाँ तो कितना हो जाएगी 5। हमने 5 जान गए और आगे चलते हैं स्टैंडर्ड देखते हैं बच्चों। स्टैंडर्ड में आपने क्यू यानी ये छठा मान लीजिए, क्यू क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। क्यू कौन है, परिमेय संख्याएं, ठीक है, क्यू है परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का जो समूह है यानी समुच्चय यानी ग्रुप है, झुंड है, वह रेशनल नंबर का अपरिमित समुच्चय हो जाएगा बच्चों। और जो इसके बाद है इरेशनल नंबर होता है, अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं बच्चों, अपरिमेय संख्याएं का कोई सिंबल बनाया नहीं गया है। रियल नंबर्स में से हम लोग परिमेय संख्याओं को माइनस कर देते हैं तो
हम उसी को मान लेते हैं अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। तो ये रहे हमारे अभीष्ट अभीष्ट अपरिमित समुच्चय बच्चों। अब हम आगे देखने वाले हैं कुछ और सेट हैं जो हमको पढ़ लेना है। नल वाइड एम्प्टी सेट, है ना बच्चों। नल समुच्चय जो होता है, नल सेट जो होता है, ये एक सेट होता है कि जिसमें कोई अवयव ना हो, एक भी अवयव नहीं रहेगा, वह क्या कहलाएगा, रिक्त समुच्चय कहलाएगा। जैसे कि देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। पहले हम इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, प्रदर्शित करने का तरीका हम इसको फाई से दिखाते हैं, या ब्रेसिस मझला ब्रैकेट बनाएंगे, खाली कर देंगे। हम कभी भी रिक्त समुच्चय यानी नल सेट जो हो गया बच्चों, एम्प्टी सेट हो गया, इन्हीं दो सिंबल से सिम्बलाइज करते हैं, दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई समुच्चय है, समुच्चय ए है, इस समुच्चय ए में एक भी अवयव नहीं है, तो हम इसको इस प्रकार से दिखा सकते हैं, या इसी समुच्चय को हम बना सकते हैं फाई से दिखा सकते हैं, है ना बच्चों। अच्छा, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको देखते हैं आपको सामने एग्जाम्पल के तौर पे। आप देखिए एक सेट ए है और इस सेट ए में x सच डेट x, है ना, x सच डेट x कामा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना। हमारे पास एक सेट है वेयर x बिलोंग टू रियल नंबर। अब आप देखते हैं ये रिक्त समुच्चय है। पहले इसको हम लोग देखते हैं। x इस प्रकार है कि x स्क्वायर प्लस 1 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, और बताया जा रहा है कि x क्या है, एक रियल नंबर है। अब हम इसको उठाते हैं, चेक करते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको देखेंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू इधर हो जाएगा माइनस, स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा बच्चों माइनस में, जिसकी वैल्यू आती है इमेजिनरी, है ना, काल्पनिक आता है। तो यहाँ पर बच्चों रूट से वैल्यू आ रही है, काल्पनिक आ रही है, लेकिन यहाँ लिख के कर आ रहा है, तीसरा सेंटेंस में बोला जा रहा है कि ये रियल नंबर है। यहाँ पे रियल दिखा रहा है, बट यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है कि ये काल्पनिक आ रहे हैं रूट। दोनों जो है डिसमैच हो रहे हैं, ये दोनों डिसमैच हो रहे हैं, इसलिए ये समुच्चय रिक्त समुच्चय कहलाएगा, ये समुच्चय नहीं है, ठीक है। आगे प्यारे बच्चों, अब आगे हम देखते हैं अगला सेट है जो हमारे सामने, सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय। एकल समुच्चय क्या है, एकल समुच्चय वह समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव पाए जाते हैं, वह एकल समुच्चय कहलाते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल मैं एक ले रहा हूँ एकल समुच्चय का, जिसमें एक ही अवयव होता है। जैसे समुच्चय ए है बच्चों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं x सच डेट x कामा, यानी x इस प्रकार है कि x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू फिर कामा x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, है ना बच्चों। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक सेट है हमारे पास, समुच्चय ये है, समुच्चय ए में x इस प्रकार है। इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो यानी इसको बोलेंगे x इस प्रकार है कि x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। और आगे बच्चे देखेंगे यहाँ पे x के बारे में कैटेगराइज किया गया है, बताया जा रहा है, इसकी प्रॉपर्टी बता रहा है x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, धन पूर्णांक है। अब हम इसको उठाएंगे, इसको हल करेंगे, यहाँ से हल करके हम देखते हैं एक सच में क्या आ रहा है, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पे वर्गांतर का सूत्र लगा करके इसको तोड़ सकते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यानी x से प्लस 1 एक कोष्टक में आएगा, एक में आएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x के पास यहाँ दो वैल्यू आ गई, प्लस 1 और दूसरी वैल्यू हो जाएगी माइनस 1। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यू निकल के आ रही है x की, यहाँ पर दो वैल्यू आ रही है, फर्स्ट ये है प्लस, सेकंड क्या है माइनस। लेकिन यहाँ पर दिखाया जा रहा है, यहाँ पर सीधा सीधा स्टेटमेंट में दे रखा है
कि जो यक्स रहेगा वह धनात्मक रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, बट यहाँ पर एक ऋणात्मक वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पर, है ना, दोनों डिसमैच हो रहे हैं। तो यानी हम ऋणात्मक वैल्यू को नहीं लेंगे, केवल हम एक धनात्मक वैल्यू को लेंगे। इसलिए समुच्चय ये को अगर हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास केवल +1 को लेंगे और -1 को नहीं कंक्लूड करेंगे। अतः यह एकल समुच्चय है हमारे सामने। ठीक है, एकल समुच्चय का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हमारे सामने है, अतः यह एकल समुच्चय है। नेक्स्ट है, आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं बच्चों, बस नेक्स्ट पढ़ रहे हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट के बारे में जानेंगे। समुच्चय के लास्ट टाइप में हम चल रहे हैं। इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल का मतलब होता है समान समुच्चय। समान समुच्चय हम कंपैरिजन करते हैं, दो अलग अलग समुच्चय में हम कंपैरिजन करते हैं, देखते हैं, तुलना करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए, इस सेट में बच्चों अवयव हैं, एलिमेंट है 1, 2, 3। हमारे पास 3 अवयव हैं, 1, 2, 3 एलिमेंट हैं। प्यारे बच्चों, हमारे पास एक और दूसरा सेट है बी है, समुच्चय बी को हम देख पाते हैं। समुच्चय बी को देख रहे हैं, इसमें भी वही अवयव 1, 2, 3। जब दो समुच्चय हैं, उन दो समुच्चय के सारे अवयव बिल्कुल समान हैं, बिल्कुल इक्वल हैं। जब दो समुच्चय हैं, दोनों समुच्चयों के सारे अवयव बिल्कुल इक्वल हैं, समुच्चय ए और समुच्चय बी, सारे एलिमेंट बिल्कुल इक्वल हैं, खाली उनको रिप्रेजेंट किया गया है अलग तरीके से। एक को ए से दिखाया गया है, दूसरे को बी से दिखाया गया है। इसलिए हम जब दोनों अवयव हम देखेंगे, यहाँ वेरीफाई करेंगे, दोनों अवयव बिल्कुल इक्वल हैं, है ना। इसलिए हम लोग कह सकते हैं सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। दोनों समुच्चय क्या है बच्चों? समान समुच्चय हैं, यहाँ पर हम बता सकते हैं। ठीक है, समुच्चय समान हो गया यहाँ पे। अब इसको हम लोग देख लिए। अगला है, अगर हमारे पास सेट है, इक्वल सेट पढ़ लिए हैं। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट की हम परिभाषा जानेंगे। इक्विवेलेंट सेट, दो सेट में हम कंपैरिजन करते हैं। प्यारे बच्चों, कार्डिनल नंबर हम पढ़ चुके हैं, कार्डिनल संख्या बहुत उसको हिंदी में कहते हैं। कार्डिनल संख्या होती क्या है? जब दो समुच्चयों के जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको हम कार्डिनल नंबर से डिनोट करते हैं। जब दो समुच्चय में कार्डिनल नंबर समान होते हैं तो वह क्या कहलाते हैं? इक्विवेलेंट सेट, समतुल्य समुच्चय। कैसे होते हैं? जैसे देखिए समुच्चय ए है, समुच्चय ए में अवयव है 1 और 2, यानी इसका कार्डिनल नंबर हो गया। नंबर, कार्डिनल नंबर्स को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। हमारे पास कितने एलिमेंट हैं? 2 अवयव हैं। अच्छा, ठीक है। दूसरा समुच्चय हमारे सामने है, समुच्चय बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें हो गया 3, 4। दोनों समुच्चय में एलिमेंट बिल्कुल समान है, कार्डिनल नंबर बिल्कुल समान है। कार्डिनल नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 2। यानी अब हम यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट बी, दोनों समान हैं। अतः यह कैसा है? समतुल्य समुच्चय है ना, इक्विवेलेंट सेट है। ठीक है बच्चों, दोनों बराबर हो गए। अब आगे हम देखते हैं इसमें यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट होता क्या है? यूनिवर्सल सेट जो होता है बच्चों, एक ऐसा समुच्चय होता है जो सभी समुच्चयों का पापा होता है, सारे समुच्चय इसमें मौजूद होते हैं। यानी हमारे पास एक ऐसा रिलेवेंट सेट होना चाहिए जो हमारे आसपास के जितने भी कलेक्शन हैं सब उसमें मौजूद हो। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम मान लीजिए कि आप के कई सारे फ्रेंड हैं, है ना, जो एक स्कूल में पढ़ते हैं। उस स्कूल में अगर हम खाली स्कूल का नाम लेंगे तो आपके सारे फ्रेंड वहाँ मौजूद रहेंगे, रिलेवेंट रहेंगे। तो जो आपका स्कूल है वह पार्टिकुलर एक ऐसा समुच्चय है जो आपके सभी फ्रेंड जो जिसको हमको रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, वहाँ पर मौजूद रहते हैं। इसलिए स्कूल जो है, स्कूल एक ऐसा समुच्चय बनेगा जिसमें आपके सारे दोस्त मौजूद हैं जिसकी आपकी जरूरत है। उसी प्रकार से बच्चों सार्वत्रिक समुच्चय जो होता है, हमारे पास एक ऐसा समुच्चय होना चाहिए, रिलेवेंट ऐसा होना चाहिए कि जो हमको जिन जिन समुच्चय की जरूरत पड़ती है वो सारे समुच्चय उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, मौजूद रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। तो उनको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यूनिवर्सल सेट को हम जनरली यू से प्रदर्शित करते हैं ना, कहीं कहीं कैपिटल यू से बच्चों, कहीं कहीं स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, यूनिवर्सल सेट कैसे हम दिखाते हैं? मान लेते हैं एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में कुछ अवयव दे दिए गए हैं, एलिमेंट दे दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट दिए गए हैं बच्चों। अब इसमें
अगर हम इसको ग्रा और इससे छोटा सा एक दूसरा समुच्चय है, इसको देख रहे हैं, इसमें 1 हैं, 2 हैं, 3 एलिमेंट हैं। मैं इसको अगर ग्राफ वाइज ड्रा करूँ, पिक्चर वाइज बनाऊँ, इसमें वेन डायग्राम में दिखाऊँ, तो वेन डायग्राम में हमारे पास जो ये है, जो छोटा सा एरिया बना है ब्रैकेट में, वर्ग के अंदर ये छोटा सा है, इसमें हम ले रहे हैं 3 अवयव हैं, 1 हो गया, 2 हो गया और 3 अवयव। ये समुच्चय ए के पार्ट हैं जो यहाँ पर समुच्चय यू के अंदर समाये हुए हैं। समुच्चय यू में कितने अवयव हैं? 1 2 3, यानी 4 इससे बाहर है और 5 इससे बाहर है, यानी इतने बड़े अवयव में एक छोटा सा रिलेवेंट सेट हमारा मौजूद है ना यहाँ पर। इसलिए हम कह सकते हैं समुच्चय ए के लिए, इस समुच्चय ए के लिए ये यू जो है यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।